आज के वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि रसाल शब्द का अर्थ क्या है? आम, केला, पक्षी, चमक। तो रसाल शब्द का जो अर्थ है वो होता है आम। इसका अर्थ होता है रसाल का, ये होता है रस से युक्त अर्थात आम। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब यदि प्रति उपसर्ग से और अन्य शब्द यदि देखें तो हो जाएगा प्रतिकार। कार में प्रति उपसर्ग लगाने से प्रतिकार हो गया। प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रति उपसर्ग से लगता है प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिवादी। ये बहुत सारे शब्द हैं जो प्रति उपसर्ग लगाने से बनते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है? आ उपसर्ग से बना शब्द बताना है। तो आ उपसर्ग से जो बना शब्द है वो अनाथ है। अत्याचार में जो है वो अति उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें अति है, अति धन, आचार, अत्याचार। और जो अध्यादेश है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधि उपसर्ग। अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है और अनाथ में आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका विच्छेद होगा महा धन आशय, महाधन आशय। इसका ये और इसका ये दोनों मिलकर के दीर्घ बनते हैं। तो महाधन आशय महाशय, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में संधि बताना है कौन सी है। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद होगा स्वा धन अर्थ। अब दीर्घ स्वर संधि का क्या मतलब होता है कि आ यानी कि दीर्घ बन जाता है, यानी कि दो स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण कर देते हैं, इसलिए यानी कि बड़ा स्वर का निर्माण कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो देखें ये आ है, इसमें छोटा स्वर और ये स्वर दोनों मिलकर के बड़ा यानी कि स्वार्थ वा बन गया, दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है स्वार्थ में। नेक्स्ट है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गुण होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि कृत माने रची हुई, तुलसी कृत। तो ये जो उदाहरण है ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? ये जो दिए गए हैं इनमें हमें तत्पुरुष समास बताना है। कौन सा है तत्पुरुष समास? तो इसमें है आशातीत। आशातीत तत्पुरुष समास है और यह अपादान, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जिसका विग्रह होता है आशा से अतीत। इसका विग्रह होगा आशा से अतीत, यानी कि आशातीत, आशा से अतीत इसका विग्रह होगा। आजन्म अव्ययी भाव समास है। आजन्म जो है वो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। शीतोष्ण इसमें जो दिया हुआ है ये है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है इसमें। और शीतोष्ण का यदि विग्रह देखें तो शीत है जो उष्ण, इसका जो संधि विच्छेद सॉरी समास विग्रह होगा शीतोष्ण का, तो शीत है जो उष्ण। और जो अष्टाध्यायी है ये अष्टाध्यायी द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। नेक्स्ट है कि सेना नायक में समास कौन सा है? सेना नायक में समास बताना है। तो सेना नायक में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा सेना का नायक, सेना का नायक, ये इसका समास विग्रह होगा। और ये जो है ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट है उन्होंने कहाँ जाना है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने के स्थान पर, यहाँ पर जो उन्होंने शब्द दिया है इसके स्थान पर उन्हें
उन्हें हो सकता था, उन्हें कहाँ जाना है ये हो सकता था, उनको कहाँ जाना है ये हो सकता था। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसमें इन दोनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग होता तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, लेकिन उन्होंने कहाँ जाना है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है, मकान ढह जाने का डर है, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें अशुद्ध छांटना है, तो इसमें जो अशुद्ध है वो बी वाला है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि सुषमा पौधों को सींच रही है, जल इसमें एक्स्ट्रा शब्द लगे हुए हैं कि जल से, सींच पौधों को सींचना जल से ही होता है। यहाँ पे अतिरिक्त जो शब्द है वो जल से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। इसमें से शुद्ध वर्तनी हमें बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, ये वाली है, ये है, ये है या ये है। तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता होता है, सांप्रदायिकता नहीं होता, सांप्रदायिकता नहीं होता, सांप्रदायिकता नहीं होता। तो इसका जो बी वाला है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी हमको बताना है, कौन सी इसमें शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें जो अंत्याक्षरी ए नंबर का है ये बिल्कुल सही है, बाकी पूजनीय ये भी गलत है क्योंकि इसमें पूज्य नहीं होता, तदुपरांत गलत है, कवित्री ये भी गलत है। तो शुद्ध जो है वो अंत्याक्षरी है ए नंबर का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है इसमें? तो शुद्ध वर्तनी वाला है अनुगृहीत, ए इसका राइट आंसर है। शेष विकल्प जो दिए गए हैं ये सभी अशुद्ध विकल्प। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द इसमें जो है वो यानी है, इसका शुद्ध रूप होता है यानी, बड़ी की मात्रा लगती है इसमें, यानी इसका शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन से माने जाते हैं? तो आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य माना जाता है। छंद का दूसरा नाम ही पिंगल होता है, जो छंद का दूसरा नाम होता है उसको पिंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 4 भेद होते हैं। छंद के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है वर्णक छंद। वर्णक छंद होता है, इसमें जो वर्णक छंद होते हैं इसमें वर्णों की संख्या समान होती है जिन्हें वर्णक छंद कहते हैं। और दूसरे होते हैं वर्णक वृत्त। वर्णक वृत्त इसमें वर्णों की गणना होती है। तीसरे होते हैं मात्रक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और चौथा होता है मुक्त छंद। अब मुक्त छंद कौन से हैं? जिसमें वर्णक या मात्रक प्रतिबंध ना हो, मतलब कोई मतलब ना हो, कैसे ही मुक्त हैं, वो स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है कि वह सममात्रक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाता है? जिसमें 24 मात्राएं हो, 11 और 13 पर यति होती है, तो वो होता है रोला। 24 मात्राओं वाला एक सममात्रक छंद है रोला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 गुरु मतलब ऐसे, या 2 लघु, इस प्रकार के इसमें होते हैं। नेक्स्ट है कि जो मात्रक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो चौपाई कहलाता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है दोहा के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा अर्ध सममात्रक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये होते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ये विषम चरण होते हैं और ये सम चरण होते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रक छंद है। इसके सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे, यानी कि इसमें और इसमें 11 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे, इसमें और इसमें 13 मात्राएं। इसलिए 13 और 11 पर यति होती है। इसी का जस्ट उल्टा यदि कर दें तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं, तो वो सोरठा बन जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर यानी कि दोहा की द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि दोहा किस प्रकार का छंद है, वर्णक छंद है, मात्रिक छंद है, मात्रिक अर्धसम है या मात्रिक विषम है। तो दोहा जो है वो मात्रिक अर्धसम मात्रक यानी अर्धसम मात्रक छंद है, सी इसका राइट आंसर है। निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इन पंक्तियों में दोहा छंद है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निज भाषा उन्नति उससे कविता से काव्य से लिया गया। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। नेक्स्ट है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है, यानी कि दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण। यहाँ जो धर्म शब्द दिया है उसका अर्थ होता है गुण, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही हम अलंकार कहते हैं, तो इस धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण। नेक्स्ट है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, और तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे माँ वर्ण को यदि देखें, मुदित महीपत मंदिर, सेवक सचिव सुमंत, यानी कि सा वर्ण और माँ वर्ण, यहाँ पर दोनों वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी कि बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। नेक्स्ट है कि जन रंजन भंजन तनुज मनुज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है, दिए विकल्पों में से चुनना है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का ही ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे जन रंजन भंजन धनुज अनुज, ज्या देखें, यदि ज्या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। गेहूं शब्द का तत्सम बताना है, तो इसका जो तत्सम होता है वो गोधूम होता है, और ये गेहूं जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम गोधूम होता है। जबकि जो घृत दिया है, एक तो घृत दिया है, गो दिया है और ग्रंथि दिया है, ये तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव होते हैं। देखिए गृध्र का है गीध, इसका गीध होता है गृध्र का, और जो गो दिया है इसका होता है गाय, और गांठ जो दिया हुआ है यानी कि ग्रंथि, इसका गांठ होता है, ये गांठ होता है, और गेहूं का गोधूम होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, ये वचन की परिभाषा है। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं हो सकती है, जबकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण इन सब से संख्या की पहचान होती है, तो हमें वचन पता चलता है, जबकि क्रिया विशेषण शब्दों से नहीं होती है। नेक्स्ट है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, इसमें विशेषण कौन सा है, विद्यार्थी है, प्रश्न है, चतुर है, पूछो है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है, तो इसमें जो चतुर शब्द है वो विशेषण है, यानी कि विद्यार्थी कैसा है, चतुर है, तो सी इसका राइट आंसर है, ये चतुर विशेषण शब्द है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। दो भाग होते हैं विशेषण के, एक होता है विशेष और दूसरा होता है विशेषण। तो विशेष और विशेषण, और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे, और विशेष संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया हो सकता है, जैसे कि राहुल दयालु है,
तो इसमें दयालु विशेषण है। अब विशेषता बताई किसकी जा रही है, राहुल की, तो राहुल इसमें विशेष हो जाएगा। वह सुंदर है, वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी विशेष हो सकता है। खिलाड़ी खेलने आए हैं, तो खिलाड़ी भी इसमें विशेष है। और जो विशेषता है वो विशेषण कहलाता है।